Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एकेटीयू का, जो एकेटीयू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वेलकम टू आरएम फार्मेसी। और इसमें जो है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा सेक्शन है, कितने क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन जो ए है हम लोगों का, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, 20 नंबर का होता है, 10 के 10 करने होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि पहला है एनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज, डिफरेंशिएट मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। फिर सी नंबर क्वेश्चन है डिटरमाइन द रोल ऑफ मार्कल डिस्क इन स्किन। डी है एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ऐसे अपने सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन हैं, करने हमको 2 होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सारी बातें करेंगे। सेक्शन सी की बात करें तो 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर 5 क्वेश्चन जो है 7 नंबर का है। तो 35 नंबर सेक्शन सी से मिलता है, सेक्शन बी से 20 नंबर मिलता है और जो सेक्शन ए से मिलता है 20 नंबर। ठीक है, तो 75 नंबर का ऑल टोटल अपना पेपर होता है, जिसमें कि हम सब सेक्शन ए से सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन है इन लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज। इन लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो अपना पहला पार्ट है उसकी बात कर लें तो इन लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज। ठीक, तो देयर आर 2 वेरियस टाइप्स ऑफ, मतलब वेरियस की बात की गई है तो 2 मेन है। ठीक है, बॉडी कैविटीज आर गिवन बिलो, जैसे कि डॉर्सल कैविटी होती है, वेंट्रल कैविटी होती है। ठीक, अब इसमें जो डॉर्सल में आता है इसको हम लोग पोस्टीरियर भी बोलते हैं। मैंने आपको वीडियो में पहले बता रखा है, अगर आप जाएंगे यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट लेक्चर में एचएपी में पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी सब डिवीजन है बॉडी में, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है, मीडियल, सेजाइटल, जो डिस्टल, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैं उसमें बता रखा हूँ आपको। तो डॉर्सल कैविटी की बात कर लें, इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर कैविटी। डॉर्सल कैविटी को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कैविटी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या होती हैं? क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल एंड स्पाइनल भी बोल सकते हैं। ठीक, वेंट्रल कैविटी की बात कर लें, इट इज आल्सो कॉल्ड एंटीरियर कैविटी। क्या बोलते हैं? वेंट्रल कैविटी को एंटीरियर कैविटी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी और थोरेसिक कैविटी। तो इसमें ये सब सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे इसकी बात करें किस में आ जाएगा? वेंट्रल में आ जाएगा। अब एब्डोमिनोपेल्विक की अगर बात कर रहे हो आप, तो एब्डोमिनोपेल्विक में आपका स्टमक वाला रीजन आ जाएगा, जिसमें कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, स्टमक बोल सकते हैं, ये सब एब्डोमिनो में आते हैं। पेल्विक की बात कर लें तो पेल्विक में अपने आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी पार्ट्स जो होते हैं वो पेल्विक कैविटी में आ जाते हैं। थोरेसिक कैविटी की बात कर लें तो थोरेसिक में अपने लंग्स आ जाते हैं, चेस्ट आ जाते हैं, हार्ट आ जाते हैं, सब थोरेसिक कैविटी में होते हैं। ठीक, फिर पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था? एनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज। हम लोगों ने पढ़ा कि 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल। डॉर्सल को ही हम लोग पोस्टीरियर बोलते हैं और वेंट्रल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो डॉर्सल में क्या होता है? स्पाइनल होता है। डॉर्सल में क्या होता है? क्रेनियल और स्पाइनल होता है। वेंट्रल में क्या होता है? एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, मतलब एब्डोमिन और पेल्विक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी भी है। ठीक, फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड एंड्रोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। डिफरेंशिएट मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड एंड्रोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएट मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड एंड्रोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जो होता है, इसमें बोन जो अपनी डेवलप होती हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन से होती हैं। एग्जाम्पल क्या है? फ्लैट बोन लाइक स्कल और क्लेविकल। तो स्कल और क्लेविकल वाली जो बोन है वो कहाँ से हुई? मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से। टेक फास्टर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फास्टर प्रोसेस है। फिर उसके बाद में बात कर लें एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की, तो बोन डेवलप फ्रॉम कार्टिलेज से होता है। लॉन्ग बोन लाइक फीमर कॉमा ह्यूमरस। ये कैसा प्रोसेस है? स्लोअर प्रोसेस है। तो कोई पूछेगा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का एग्जांपल बता दो, तो बता दीजिएगा स्कल और क्लेविकल बोन होती हैं फ्लैट बोन में। ठीक है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की बात की जाएगी तो कार्टिलेज से होती हैं। मेम्ब्रेनस किससे होती हैं? फाइब्रस से।
मेम्ब्रेनस बोन डेवलप फ्रॉम फाइब्रस मेम्ब्रेन, और एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन बोन डेवलप फ्रॉम कार्टिलेज। अब लॉन्ग बोन्स लाइक फीमर की बात कर लें, ठीक है, फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, थाई वाली जो बोन होती है फीमर, फिर उसके बाद में ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस हैंड वाली होती है बेटा, ठीक है। इट इज अ स्लोअर प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द रोल ऑफ मर्कल डिस्क इन स्किन। अब इसका काम क्या है मर्कल डिस्क का, ये मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ मर्कल सेल इन स्किन की बात कर लें तो फाउंड इन द डीपेस्ट लेयर, कहाँ पाई जा रही हैं, डीपेस्ट लेयर। दीज सेल कनेक्ट्स द नर्व एंडिंग टेक्टाइल डिस्क एक्ट एज मैकेनो रिसेप्टर। कैसी हैं, मैकेनो रिसेप्टर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट, टच एंड प्रेशर सेंसेशन। तो कोई पूछे मर्कल डिस्क स्किन क्या करती हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं लाइट टच के लिए और प्रेशर के लिए और सेंसेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे विंटर चल रहा है, आप कोई भी चीज़ छूते हैं, कोल्ड अगर फील हो रहा है, लाइट टच कर रहे हैं, तो वो सब कौन काम करता है, मर्कल डिस्क काम करती हैं स्किन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हो चुके अपने, ए हो चुका, बी हो चुका, सी हो चुका, बात करेंगे डी नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। तो एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये सेल की बात हो रही है, सेल में पाए जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, उसका फंक्शन देख लेते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो होता है मेनली सेल का मूवमेंट कराता है, क्या कराता है, सेल का मूवमेंट कराता है, ठीक है। तो सेल मूवमेंट हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं माइक्रोफिलामेंट। फिर उसके बाद की बात कर लिया जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट क्या हो गया, सेल मूवमेंट, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। फिर अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर लें, सेल शेप, क्रोमोसोम मूवमेंट, सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स करता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, सेल का मूवमेंट करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, सेल शेप, क्रोमोसोम मूवमेंट, सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन, सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन, ठीक है, फ्लैजिला फॉर्मेशन, ठीक, ये वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में क्या है क्वेश्चन, समराइज द टर्म डायपिडेसिस। समराइज द टर्म डायपिडेसिस क्या होता है। अब होता क्या है, डायबिटीज क्या होता है कि जब कहीं भी इंजरी होती है या इन्फ्लामेशन होता है तो उसके साथ साथ में होता क्या है कि आरबीसी, ब्लड के साथ में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है। तो जब इंजरी हुई, वुंड बना, तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी आ जाती हैं, तो उसी को बोला जाता है डायबिटीज। उसी जो इंजरी हुई है वहाँ पे जहाँ ब्लड फ्लो हो रहा था, मतलब इंजरी के बाद में जो खून निकल रहा था वहाँ से, वहाँ पे प्लेटलेट्स आके प्लग वगैरह बनाती हैं, क्लॉटिंग का काम करती हैं। तो उन्हीं के साथ साथ में डब्ल्यूबीसी भी आती हैं, तो वही डब्ल्यूबीसी जो वहाँ पे चिपक जाती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डायपिडेसिस। क्या है, द प्रोसेस बाय विच डब्ल्यूबीसी पास थ्रू कैपिलरी वाल्स। कैपिलरी वाल्स की बात कर रहे हैं। इन टू टिश्यू ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन इज नोन एज डायपिडेसिस। इन्फ्लामेशन या इंजरी की बात हो रही है, तो कोई पूछे तो बता देना कि द प्रोसेस बाय विच डब्ल्यूबीसी पास थ्रू कैपिलरी वाल into tissue during inflammation is known as diapedesis, ठीक है। डिफाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, डायबिटीज के बाद में MALT, माल्ट क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट आ जाता है। माल्ट क्या होता है, इट्स फुल फॉर्म इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोकल इम्यूनिटी, प्रोवाइड करते हैं म्यूकोसल सरफेस में, जैसे कि जीआईटी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, जो किसी भी पैथोजन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज फाइट करने की जो भी इफिशियंसी होती है उसी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब ऐसे भी बोल सकते हो, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। तो माल्ट क्या होता है, म्यूकोसा है। अब म्यूकोसा, जीआईटी की लाइनिंग जो होती है माउथ टू एनस होती है, जीआईटी, जीआईटी कहाँ होता है, माउथ टू एनस तक होता है, उसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो म्यूकोसा की होती है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी किसकी लाइनिंग होती है, म्यूकोसा की, तो उसी को हम लोग बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो इसमें है रीस्टेट द फंक्शन ऑफ सेरुमिनस ग्लैंड इन एयर। सेरुमिनस ग्लैंड इन एयर। अब ये क्या करता है सेरुमिनस ग्लैंड, ये ईयर वैक्स का सिक्रीशन करता है, कान में ईयर वैक्स का सिक्रीशन करता है। और वही ईयर वैक्स क्या करता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया है, कोई भी चीज़ है, फंगस है, वायरल है, तो उसको आने नहीं देता। तो फंक्शन देखो, रीस्टेट द फंक्शन ऑफ सेरुमिनस ग्लैंड इन ईयर। फंक्शन ऑफ सेरुमिनस ग्लैंड इन ईयर क्या करता है, सिक्रीट करता है ईयर वैक्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरुमेन। क्या बोलते हैं, सेरुमेन। और क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट कॉमा इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स टू ईयर। तो सेरुमिनस ग्लैंड क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है ईयर में। क्या सिक्रीट करता है, वैक्स सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग सेरुमेन बोलते हैं। गांव की भाषा में उसको खूंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ बेसल सेल इन ऑल्फैक्टरी बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ बेसल सेल इन ऑल्फैक्टरी बल्ब। इसका काम क्या होता है, रोल ऑफ बेसल सेल इन ऑल्फैक्टरी बल्ब, इट इज एक्ट एज अ स्टेम सेल रीजनरेट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेम सेल होता है और रीजनरेशन का काम करता है। कहाँ पे करता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के न्यूरॉन पे। अब सुनो, क्रेनियल नर्व जो होते हैं 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 12 पेयर्स के जितने भी नर्व्स हैं उसका एक शॉर्टकट है, मैं बता रखा हूँ अपने बच्चों को कि ओल्ड ऑप्टिशियन ऑफन टू ट्राई अ फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल नेसेसरी फॉर हेल्थ। तो ऑप्टिक है, ऑकुलोमोटर है, ट्राइजेमाइनल है, ठीक है। ये सब सारे जो भी क्रेनियल नर्व्स हैं वो आते हैं 12 पेयर्स के अंदर। 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो होती हैं 31 पेयर। तो उसमें C8 होता है, थोरेसिक 12 होती हैं, मतलब सर्वाइकल 8 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, सैक्रल 5 होती हैं, कॉकिक्स 1 होती हैं। स्पाइनल में स्पाइनल नर्व्स की बात हो रही है, बोन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स तो 31 वो हो जाते हैं। तो कोई पूछे तो रिलैक्स होके एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 नंबर में बेटा बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है क्योंकि आपके पास समय कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70 ml होता है, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, बात कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई वन वेंट्रिकल पर बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। ईच वेंट्रिकल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल पर बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70 ml होता है, ठीक है। ईच वेंट्रिकल का मतलब वही हुआ कि एक बार जो सिस्टोल डायस्टोल हुआ उसमें कितना ml अपना जो ब्लड होता है नॉर्मल फ्लो होता है, उसी को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। रिकॉल कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक साइकिल क्या है और कार्डियक आउटपुट क्या है। अ कार्डियक साइकिल 1 कंप्लीट हार्ट बीट सिस्टोल एंड डायस्टोल 0.8 सेकंड का होता है, ठीक है। अब सिस्टोल में क्या होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और डायस्टोल में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। सबको पता है, ठीक है, कि 120/80 mmHg जो होता है ब्लड प्रेशर होता है अपना, जो भी आर्टरीज के वाल पे ब्लड का प्रेशर होता है, ठीक है। और अगर हार्ट कितना ब्लड एक वेंट्रिकल में, मतलब एक बार सिस्टोल और डायस्टोल में कितना कर रहा है, तो 70 ml कर रहा है। कितना टाइम लग रहा है, तो 0.8 सेकंड लग रहा है, ठीक है। फिर बात कर लें कार्डियक आउटपुट की, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट। It is defined as the amount of blood flowing from the heart from left ventricle to aorta. Left ventricle to aorta. From the heart की बात हो रही है ना, तो from left ventricle to aorta per minutes और इन 1 हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 70 से। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था यहाँ पे 70 ml, अभी क्वेश्चन किए हैं। अब 70 ml को और हार्ट रेट मतलब हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो 70 से को 72 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5040 ml, ठीक है।
70 को 72 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 5040 ml आ जाएगा। अगर इसी को लीटर में लिखना है तो क्या लिख देंगे, 5 लीटर लिख देंगे। ठीक है, 1000 ml में 1 लीटर होता है तो 5000 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें थी। अपना सेक्शन फर्स्ट की बात हो गई बेटा। किसकी बात हो गई, सेक्शन फर्स्ट हो गया। सेक्शन फर्स्ट में अपने 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, 10 में थोड़े थोड़े लिखने हैं। अगर कंटेंट आपको और आता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये समय रखना है कि आपको टाइम 3 आवर्स का है, और इसमें जो लिखना होता है इसमें मिनिमम आप 3 से 4 पेज लिखिए ही लिखिए सेक्शन बी में। ठीक, अगर डायग्राम बना रहे हैं तो आप 4-5 पेज मिनिमम लिखिए अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेक्शन बी की। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट विद वेल लेबल्ड डायग्राम। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो डायग्राम भी बताना पड़ेगा, साइनोवियल जॉइंट भी बताना पड़ेगा, कितने प्रकार के होते हैं जॉइंट से भी सारी चीज़ें हम लोगों को बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बेटा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट विद वेल लेबल्ड डायग्राम। अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है जॉइंट्स। जॉइंट्स की अगर बात कर ली जाए तो जॉइंट्स क्या है, एनी कनेक्शन बिटवीन बोन्स ऑफ द स्केलेटन इज कॉल्ड एज जॉइंट और आर्टिकुलेशन। क्या कह रहा है, बिटवीन। अब बिटवीन क्या होगा, बिटवीन यानी कि दो की बात हो रही है। अगर दो चीजें हैं तभी उसको क्या बोल रहे हैं, बिटवीन बोल रहे हैं। तो उसको जॉइंट्स क्या बोलते हैं, या आर्टिकुलेशन बोलते हैं। मतलब जो दो बोन आपस में जुड़ी हुई हैं उनको आर्टिकुलेशन आप बोल दीजिए, चाहे क्या बोल दीजिए, जॉइंट्स बोल दीजिए। अब स्टडी ऑफ जॉइंट को हम लोग एक टर्म दिए हैं, उसको बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो, ARTHRO, आर्थ्रोलॉजी। ठीक है, आर्थ्रोलॉजी हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, किसकी स्टडी करेंगे, बोन्स की स्टडी करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करेंगे, और इंक्लूडिंग कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लें तो जैसे ब्लड है अपना, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। बोन की बात कर लें तो बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आप कोई पूछे कार्टिलेज क्या होती हैं, तो कार्टिलेज जो होती हैं वियर और टीयर नहीं होती, कान वाली देखो, कान जो है अपना कार्टिलेज का बना है। ठीक है, लिगामेंट्स की बात कर लें तो जो बोन को बोन से जोड़े, जो बोन को बोन से जोड़े। जैसे मान लो एक बोन ये है, एक बोन ये है। ठीक है, तो दोनों बोन को अगर आपस में आप जोड़ रहे हो तो किसके थ्रू जोड़ोगे, लिगामेंट्स के थ्रू जोड़ोगे। ठीक है, लेकिन अगर बोन पे जो मांसपेशियां अपनी जुड़ी हैं, मांसपेशियां जो रखी हुई हैं, उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे कनेक्टिव टिश्यू तो बता देना, बोन्स होते हैं और ब्लड होते हैं। इन यहाँ पे बोन की बात हो रही है, जॉइंट्स में किसकी बात हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू में बोन की बात हो रही है। इंक्लूडिंग कार्टिलेज और लिगामेंट होते हैं और टेंडन्स होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में सबसे पहला जो है अपना फाइब्रस जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है। फाइब्रस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिनार्थ्रोसिस। क्या बोलते हैं, सिनार्थ्रोसिस। दूसरा नाम क्या है फाइब्रस जॉइंट का, सिनार्थ्रोसिस है। ठीक है, दूसरा है कार्टिलिजनस जॉइंट। कौन सा है, कार्टिलिजनस जॉइंट, जिसको एम्फिआर्थ्रोसिस बोलते हैं। साइनोवियल जॉइंट को हम लोग बोलते हैं डाइआर्थ्रोसिस। और यहाँ पे क्वेश्चन अपना क्या है, साइनोवियल जॉइंट के बारे में बात करना है। किसकी बात करना है, साइनोवियल जॉइंट की। ठीक है, तो अब साइनोवियल जॉइंट की बात कर लें। दे आर कॉल्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इनको क्या बोला गया है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब क्या है, जो दो बोन जुड़ रहे थे या तो उनको जॉइंट बोल रहे थे या क्या बोल रहे थे, आर्टिकुलर बोल रहे थे। तो द आर्टिकुलर एंड्स ऑफ बोन आर कवर्ड बाय हायालिन कार्टिलेज। किससे कवर्ड है, हायालिन कार्टिलेज। अब मैं बताता हूं आपको, ये डायग्राम देखो आप, ये देख रहे हैं जैसे दो बोन्स हैं। अब इनके बीच का जो रीजन है वो क्या बता रहा है कि हाइलिन कार्टिलेज का होगा। किसका होगा, हाइलिन कार्टिलेज का, ये वाली। फिर से पढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट को क्या बोला गया, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। आर्टिकुलर एंड ऑफ बोन आर कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होंगे, हाइलिन कार्टिलेज से। बोन्स आर बाउंड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। बोन, एक बोन दूसरे बोन को जो जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। तो बोन टू बोन का जो कनेक्शन होता है उसको लिगामेंट बोला जाता है। ठीक है, लिगामेंट से होते हैं।
द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट आर लाइंड बाई साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसी के कारण वो फ्रीली मूवेबल है। द कैविटी ऑफ जॉइंट्स कंटेन साइनोवियल फ्लूइड। अब साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है बेटा, फ्रिक्शन को कम करता है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करता है दो बोन के बीच में, ठीक है, इसीलिए वो फ्रीली मूवेबल होता है। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स आर एज फॉलो। सबसे पहला जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, उसको प्लेन जॉइंट भी बोला जाता है। दूसरा है हिंज जॉइंट, तीसरा है पाइवोट जॉइंट, ठीक है। फिर अगर फोर्थ की बात कर लें तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर उसके बाद है कंडलॉइड जॉइंट, ठीक है, फिर उसके बाद में है सैडल जॉइंट। मतलब 6 प्रकार के अपने जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला अपना है जो है ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ये क्या बता रहा है, हियर टू फ्लैट सर्फेसेस ऑफ बोन्स ग्लाइड ऑन ईच अदर, फ्लैट सरफेस ऑफ बोन्स ग्लाइड ऑन ईच अदर्स। अब क्या है, ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स, ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स और टार्सल्स, यानी हाथ वाले बोन की बात हो रही है बेटा और पैर वाले बोन की बात हो रही है, उसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं या प्लेन ज्वाइंट बोलते हैं। हिंज ज्वाइंट की बात कर लें तो हियर मूवमेंट इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन ओनली, इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। अब जैसे एल्बो है, ये एल्बो है बेटा, एल्बो कोहनी। अब ये एल्बो वाला रीजन है जो एक ही साइड में, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। हियर मूवमेंट इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन ओनली, इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, ठीक है। पाइवट जॉइंट की बात कर लें तो पाइवट जॉइंट क्या कहता है, इन दिस जॉइंट रोटेशन इज ओनली पॉसिबल, मूवमेंट इज कॉल्ड पाइवट जॉइंट। अब देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, ऊपर वाला रेडियस और नीचे वाला अल्ना, तो ये देखो ये हुआ मूवमेंट, ये ठीक है, तो वही बता रहा है कि इन दिस जॉइंट रोटेशन इज ओनली पॉसिबल, रोटेशन कर रहे हैं, मूवमेंट इज कॉल्ड पाइवट जॉइंट। जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, और जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपना पाइवट जॉइंट का। क्या बता रहा है ये कि इन दिस जॉइंट रोटेशन इज ओनली पॉसिबल, मतलब सिर्फ रोटेशन होगा, मूवमेंट, उसी रोटेशन को हम लोग क्या बोले हैं, ओनली पॉसिबल मूवमेंट इज कॉल्ड पाइवोट जॉइंट, ठीक है। फिर पहला हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट, कहाँ होता है, कार्पल्स और टार्सल्स बोन्स में। हिंज जॉइंट की बात हो गई, एल्बो जॉइंट हो गया। पाइवोट जॉइंट की बात की, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना की बात हो गई। अब अपना है बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट क्या बताता है, द हेड ऑफ द वन बोन इज बाल शेप्ड, ये देख रहे हो कैसा है, बाल शेप्ड, एंड आर्टिकुलेट विथ अ कप शेप्ड, ये कप शेप्ड है, आर्टिकुलेट विथ अ कप शेप्ड सॉकेट ऑफ एनदर इज कॉल्ड बाल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोल दिया गया, बाल एंड सॉकेट जॉइंट बोल दिया गया। मतलब ये वाला जो अपना एंड है बाल शेप्ड है, ये वाला नीचे वाला बेटा कप शेप्ड है, ठीक है, तो बाल कहाँ पे आर्टिकुलेट है, कप शेप्ड सॉकेट में, ऑफ एनदर इज कॉल्ड बाल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोला गया, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज पॉसिबल इन दिस टाइप, जैसे शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट, शोल्डर और हिप जॉइंट, ठीक है। तो सरकमडक्शन मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी, जैसे कोई बॉलर है, बॉलिंग फेंकता है तो पूरा हाथ रोटेट करता है कि नहीं करता है बेटा, तो मतलब क्लॉकवाइज भी कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, तो वो किस में आएगा, अपना बाल एंड सॉकेट जॉइंट में आएगा। किस में आएगा, बाल एंड सॉकेट जॉइंट में, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं अपने शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट आ जाते हैं, ठीक। तो शोल्डर जॉइंट के लिए सरकमडक्शन मैंने बताया था, ठीक है, इसके लिए नहीं बताया था। कंडिलाइट जॉइंट की बात कर लें, इट इज सिमिलर टू द हिंज जॉइंट बट मूवमेंट अकर्स इन टू प्लेन, इज कॉल्ड कंडिलाइट जॉइंट। जैसे रिस्ट जॉइंट है, अब देखो बेटा ये देखिए ये है, ठीक, कंडिलाइट जॉइंट बोलते हैं। फिर उसके बाद में बात करें सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट ये ये जो जॉइंट है इसको सैडल जॉइंट बोलते हैं। इट हैज़ वन कॉनकेव सरफेस, दिस रिजल्ट इन फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन,
ठीक है ना। ये सैडल जॉइंट बोलते हैं। अब एग्जांपल क्या है, जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब एंड ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम पूरा, ठीक। अब फिगर की बात कर लें तो टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट में कैंडिलाइट जॉइंट था। अब इसमें एरो देख रहे हो, इधर भी एरो है बेटा, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, एरो से समझ जाओ। प्लेन जॉइंट है, ठीक। हिंज जॉइंट है, ये वाला बताए थे ना, ये, ठीक है। सैडल जॉइंट है, ये वाला, ये सैडल जॉइंट है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हिप और शोल्डर वाला, बल एंड सॉकेट जॉइंट में था ना, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ऐसे ही जॉइंट है अपने। पाइवट जॉइंट की बात कर लें, सिर्फ रोटेशन पॉसिबल था, ये वाला हो गया, ठीक बेटा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइनोवियल जॉइंट हो गया, लेवल डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन होम्योस्टेसिस, एक्सप्लेन इट्स इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो होम्योस्टेसिस की बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है बेटा, होम्योस्टेटिस आया है तुम्हारा, होम्योस्टेसिस आया है, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आया है। होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन, इट इज द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन, क्या मेंटेन कर रहा है, रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल कंडीशन इवन थ्रू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। जैसे बॉडी टेम्परेचर है, पीएच है, यहाँ पे एक एग्जांपल और मेंशन कर सकते हो, बॉडी में ग्लूकोज है, ये सब कौन करता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, जो भी चीज़ें हैं इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखता है, ठीक। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस कहाँ से आया, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। Homeo means the same, stasis means standing. It is the body's ability to maintain relatively stable internal condition even though the external environment is continuously changing. Example क्या है, body temperature and pH और ग्लूकोज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें ढेर सारी चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा 10 नंबर का है, सेक्शन बी आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो ज़्यादा आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कंडीशन फॉर होम्योस्टेसिस की बात कर लें, 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक। कंडीशन फॉर होम्योस्टेसिस की बात कर लें तो क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रेजेंट इन ब्लड, essential nutrient must be present in blood in adequate amount, ठीक। जैसे कि ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक एक्टिविटी शुड बी प्रॉपर। देखो ब्लड बेटा सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी को, ठीक है। तो वही बता रहा है, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक एक्टिविटी शुड बी प्रॉपर, चलता रहेगा। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट मस्ट बी अवॉइडेड बाय बॉडी टेम्परेचर शुड बी नॉर्मल। जैसे मान लो आपको फीवर हुआ तो फीवर में बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो फीवर में जब बॉडी टेम्परेचर हुआ तो फिर आपको स्वेटिंग हुई बेटा, क्या हुआ, स्वेटिंग, पसीना हुआ। अब पसीना क्या करेगा, तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को काम डाउन करेगा, मतलब कम करेगा, ठीक है। तो फिर बॉडी टेम्परेचर तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा स्वेटिंग के बाद में। तो ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस, होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है। ब्लड प्रेशर है, जैसे मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, जो भी आपके आर्टरीज में बैरो रिसेप्टर थी, कैरोटिड आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में जो भी बैरो रिसेप्टर थी, उन्होंने क्या किया, ब्रेन को सिग्नल दिया। अब ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन जो तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी में बैरो रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर बोला जाएगा, तो रिसेप्टर सिग्नल देगा कहाँ, ब्रेन को, कंट्रोल सेंटर। अब फिर कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, वहीं से बेटा एएनएफ हार्मोन रिलीज करवा देगा, और एएनएफ क्या करेगा, उसी आर्टरी में ब्लड का जहाँ पे प्रेशर बन रहा है, टेंशन आ रहा है आर्टरी में, वहाँ पे डायलेशन कर देगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब होम्योस्टेसिस क्या कह रहा है कि कोई भी चीज़ है तो उसको इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहला है रिसेप्टर, क्या है, रिसेप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसर। दूसरा है कंट्रोल सेंटर, तीसरा है इफेक्टर। तो जो रिसेप्टर है वो सेंस करेगा, अ सेंसर दैट रिसीव इन्वायरमेंटल चेंजेस, जिसको स्टिमुलस बोला गया, स्टिमुलाई, एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर कौन है, ब्रेन है।
अब कंट्रोल सेंटर के पास जब बेटा सिग्नल गया, सेंसरी ऑर्गन का सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन के पास, कंट्रोल सेंटर के पास, तो ये एनालाइज करेंगे उसको, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रिसेप्टर एंड डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। इट आइडेंटिफाइज द सेट पॉइंट और लेवल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। फिर वो क्या करेगा, ब्रेन अपना जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, अब ब्रेन सेंसरी ऑर्गन है, सेंस किया, फिर वो सिग्नल किसको देगा, स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होगा, जो भी हार्मोन रिलीज कराना होगा या जो भी फंक्शन कराना होगा वो करके फिर बॉडी को अपने नॉर्मल कंडीशन में ले आए, ठीक है, स्टैंडिंग कंडीशन में ले आए, तो उसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब रिसेप्टर हो गया, ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच गया, अब इफेक्ट आएगा, तो द ऑर्गन आर सेल रिसीव द रिस्पॉन्स कमांड फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर यहाँ पे ब्रेन है, वाया एन एफरेंट पाथवे एंड कैरीज द रिस्पॉन्स कैन बी ऑफ टू टाइप। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो जब कोई चीज को डिप्रेस करोगे आप तो वो होता है डिप्रेसिंग द स्टिमुलस, उसी को बोलते हैं नेगेटिव, और जब इन चेंजिंग द स्टिमुलस तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। जैसे मान लो जो चाइल्ड बर्थ का एग्जांपल है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मदर के उटरस में, कॉन्ट्रैक्शन होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, वो आता है पॉजिटिव फीडबैक में, और नेगेटिव फीडबैक में आ जाता है अपना ब्लड प्रेशर। तो इसको मैं डिटेल से समझाने जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 10 नंबर का है, आपको सुनते जाना है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर लें तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, रेस्पॉन्स टू रिवर्स स्लैश डिक्रीज द चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट पीएच टेम्परेचर। ठीक, अब सुनो बेटा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात हो रही, बहुत आराम से रिलैक्स होकर सुनना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलस आएगा, ठीक है, स्टिमुलस। अब जैसे देखो, स्टिमुलस क्या, इंक्रीज इन हार्ट बीट बढ़ा, तो क्यों बढ़ा, क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, स्टिमुलस में इंक्रीज, हार्ट बीट बढ़ा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब ब्लड प्रेशर जैसे ही इंक्रीज हुआ, ठीक है, रिसेप्टर्स, अब रिसेप्टर्स कहाँ हैं, आर्टरी में, कहाँ पे हैं, आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में, यहीं पे रिसेप्टर्स हैं, आर्टरीज के वाल्स पे। ठीक, ये क्या करे, बायरो रिसेप्टर एक्टिवेट एंड सेंड इनपुट टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर कौन है, ब्रेन है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। जो भी चीज, जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, स्किन है, आई है, नोज है, ईयर है, ठीक है, आई है, ये सब जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं, ये सेंस करके सिग्नल भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर कौन है, ब्रेन। और जो ब्रेन उसको कन्वर्ट करेगा, सिग्नल में भेजेगा मोटर के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो जब ब्रेन उसको कन्वर्ट किया तो उसी को हमने बोल दिया नर्व इम्पल्स। क्या बोल दिया, नर्व इम्पल्स। तो फिर से सुनो, स्टिमुलस मिला, हार्ट रेट बढ़ा यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं, आर्टरीज की वॉल्स पे, उनको हमने बोला बैरो रिसेप्टर। क्या बोला, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट्स एंड सेंड इनपुट टू कंट्रोल सेंटर। अब रिसेप्टर पे जब फील हुआ बेटा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो इसने किसको भेजा सिग्नल, ब्रेन को, कंट्रोल सेंटर को, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। किस फॉर्म में, नर्व इम्पल्स में। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, ब्रेन कलेक्ट इनपुट एंड सेंड आउटपुट। ब्रेन ने कलेक्ट कर लिया इनपुट, इनपुट क्या था कि यहाँ पे आर्टरीज में तनाव ज्यादा हो रहा था, टेंशन ज्यादा हो रहा था, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। तो कंट्रोल सेंटर के पास जैसे ही ब्रेन इनपुट पहुंचा, इसने क्या भेज दिया, सेंड कर दिया आउटपुट। क्या भेजा, आउटपुट। अब आउटपुट क्या आया, इफेक्टर, ब्लड वेसल्स रिसीव आउटपुट एंड गेट डायलेटेड ड्यू टू एएनएफ। कौन सा हार्मोन रिलीज किया था, हार्ट, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और ब्लड प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि पहले ब्लड प्रेशर बढ़ा, फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो अपने जब बॉडी, जो भी ब्लड प्रेशर था बैक टू नॉर्मल, मतलब जो भी ब्लड प्रेशर था वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया। देखो लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल एंड बॉडी रिटर्न इनटू होम्योस्टेसिस। मतलब फिर से बॉडी में
अपने जो भी चीजें डिस्टर्ब हुई थी वो नॉर्मल हो गई। एग्जाम्पल क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो कोई पूछे तो बता देना, सबसे पहले रिसेप्टर, फिर कंट्रोल सेंटर, फिर इफेक्टर। जो भी सिग्नल आएगा वो कहाँ से आएगा, रिसेप्टर से आएगा। जहां कोई दिक्कत हुई होगी वहां पे रिसेप्टर पाया जाएगा। ठीक है, तो रिसेप्टर सिग्नल देगा, कंट्रोल सेंटर कौन है, ब्रेन। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो कंट्रोल सेंटर को जो रिलीज कराना है वो रिलीज करा देगा। अब ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ा था, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हार्ट ने क्या रिलीज करा दिया, एएनएफ रिलीज करा दिया। एएनएफ क्या करेगा, इसी आर्टरीज में जो टेंशन बना था, जैसे मान लो यहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा था, अब इसी का सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई एक पाइप है, एक पाइप को अगर आप प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो तुम्हारा एएनएफ रिलीज हुआ, ये इसको क्या करेगा, फिर से अपने वही पुराने वाले आयतन में कर देगा, तो फिर से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये था अपना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक फीडबैक अपना और है, दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि बेटा ये पूछा जाएगा 10 नंबर में, और 10 नंबर में पूछा जाएगा अगर, या पूछा गया है तो ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है। अगर आप शॉर्टकट करेंगे तो ज़िंदगी आपकी हो जाएगी शॉर्टकट, फिर बैठे ही रह जाएंगे शॉर्ट में, फिर हो जाएंगे शॉर्टकट। ठीक है, पॉजिटिव मैकेनिज्म की बात कर लें। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द चेंज ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या हुआ सुनो अच्छे से, वही रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर इफेक्टर, फिर है रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर इफेक्टर। ठीक है, लेकिन ये जो होगा नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव का एग्जांपल मैं बता चुका हूं, ये पॉजिटिव है। अब स्टिमुलस क्या है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ की बात करने जा रहे हैं, यानी कि 9 मंथ की बात हो रही है, जब बच्चा फुली मच्योर हो गया है फिटस में, एम्ब्रियो में। ठीक है, स्टिमुलस क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वाल फोर्सेस बेबी हेड टू सर्विक्स। अब जब बच्चे का सर टकराएगा सर्विक्स से तो स्ट्रेचिंग होगा सर्विक्स में, तो सर्विक्स में जो रिसेप्टर है, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच हुआ ना। अब सेंसिटिव नर्व सेल्स सेंड इनपुट टू कंट्रोल सेंटर। सर्विक्स के रिसेप्टर कहाँ सिग्नल भेजेंगी, ब्रेन को। स्ट्रेस सेंसिटिव नर्व सेल सेंड इनपुट टू कंट्रोल सेंटर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, बताए थे तुमसे। जो भी चीजें कन्वर्ट होती हैं उसी को बोलते हैं नर्व इम्पल्स। अब कंट्रोल सेंटर के पास पहुंच गया, कहां पहुंच गया, कंट्रोल सेंटर के पास, ब्रेन के पास। तो ब्रेन कलेक्ट क्या करेगा, इकट्ठा करेगा इनपुट को, एंड सेंड आउटपुट बाय रिलीज ऑक्सीटोसिन। अब ये क्या करेंगे, ब्रेन भाई साहब रिलीज करवा देंगे ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन इफेक्ट आ गया आपका। यूट्राइन मसल्स क्या कराएंगी, ऑक्सीटोसिन यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगी, बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जिससे क्या होगा, बेबी बॉडी स्ट्रेचिंग, सर्विक्स मोर होगा, और उसका चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। समझ गए, उसका क्या हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। तो बता रहे हैं, इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स कॉजेज रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन विच रिजल्ट्स इन मोर स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स। समझ गए, तो ये हो गया पॉजिटिव और अपना निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ही पढ़ना है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर रहे थे, डिप्रेस कर रहे थे स्टिमुलाई को, और ये क्या कर रहे हैं अपना, इन चेंजिंग द स्टिमुलस। ठीक है, ये वन डायरेक्शन होगा, और वो था रिवर्सिबल था अपना। ठीक, फिर उसके बाद में यहां की बात कर लें बेटा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स की बात कर लें। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स की। तो इंट्रोडक्शन टू द सेल, अ सेल इज द फंडामेंटल लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई पूछे सेल क्या होता है, सेल कैसे बनता है, सेल कहाँ से बना, तो ये सब सारी चीज़ें आप डिटेल्ड बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में। कहाँ पूछा गया है, 10 नंबर में। 10 नंबर में आपको अच्छे से अगर नंबर पाना है
तो इसमें आपको सेल का बढ़िया सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। सेल का एक अच्छा डायग्राम बना देना, हर एक ऑर्गेनल का अगर डायग्राम बना पाओ बेटा 1-1 मिनट में तो बिल्कुल बना देना, ठीक है। अब सुनते जाओ। सेल कैसे बना था हम बता रखे हैं ना, एटम था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एटम बना था, फिर मॉलिक्यूल बना था, सेल ऑर्गेनल थे, ठीक है। ढेर सारे सेल ऑर्गेनल मिलके क्या बनाए थे, सेल बनाए थे। सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, ये सब मिलके क्या बना दिए, सेल बना दिए, ठीक। अब सेल क्या है, सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है, हमारे जीवन की इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको और अच्छे से बना के बोलना है तो ये भी बोल सकते हो कि वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, दीज सेल आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल वे आर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही लुक्ड ए पीस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्होंने डेड सेल में डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। फिर उसके बाद में आया एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने लाइव सेल में सेल की डिस्कवरी की और इन्होंने जो सैंपल लिया था स्पर्म, आरबीसी और बैक्टीरिया लिया था, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं, ठीक। अ सेल इज द फंडामेंटल लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बॉडी कंटेन अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अपनी बॉडी जो होती है 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी होती है। नेक्स्ट है ऑल विच प्रोड्यूस थ्रू सेल डिवीजन। कैसे प्रोड्यूस होती हैं, सेल डिवीजन के थ्रू होती हैं। और हम लोगों में बेटा जो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज सेल बायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल की बात की जाए तो बोल देना साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल की बात करें तो कोई बोल देना साइटोलॉजी, और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो बोल देना सेल बायोलॉजी, ठीक है। अ की प्रिंसिपल इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्लोजली लिंक्ड टू इट्स फंक्शन। बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, ठीक है, बच्चे ने, उसको देखो अच्छे से। पार्ट्स ऑफ सेल की बात कर लें। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, ठीक। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स आते हैं, ठीक, अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम सब पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का डायग्राम भी देख लेते हैं। ये है सेल का डायग्राम, ठीक है। अब सेल का डायग्राम की अगर बात की जाए तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर प्लांट की बात करो तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको मिक्स करके ऐसे ही दिखाया गया है, देख सकते हो, ठीक है। आउटर कवरिंग जो है सेल की वो कैसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। कैसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फिर साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जिसमें राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम है, ठीक है। न्यूक्लियस है, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, ठीक। फिर उसके बाद में बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सब सारी चीज़ें। अब क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। इसकी हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लांट की है, लेकिन बना दिया है, जान लो, ठीक है। फिर सेंट्रियोल है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लिया जाए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल की। तो सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल है, ये देख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है कि नहीं है, ठीक है। सेल की क्या है, आउटर बाउंड्री है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, किसने डिस्कवरी की, सिंगर और निकोलसन ने की इसकी, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इट इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। किसका बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का, स्पेशली फॉस्फोलिपिड होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक। हेल्ड टुगेदर बाई नॉन कोवेलेंट फोर्सेस होते हैं। ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। ये हेड देख रहे हो, हेड देख रहे हो ना, ये क्या है, अपना हाइड्रोफिलिक है। और जो टेल देख रहे हो इसके नीचे वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। ये टेल, ये हाइड्रोफोबिक, ये हेड हाइड्रोफिलिक। इनका बहुत बड़ा योगदान है पूरी फार्माकोलॉजी में, जितने भी ड्रग का
ट्रांसपोर्टेशन, आयन चैनल, एंजाइम लिंक्ड, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन, सारी चीज़ें हैं जो कि आप फोर्थ सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव अ हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड हाइड्रोफोबिक वाटर फेयरिंग टेल विथ नो चार्ज, मतलब टेल में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक है, हेड कैसे हैं, इसमें चार्ज होता है, और ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। सुगर मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड विद इन दिस लेयर, ये देख रहे हो ना, शुगर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बात कर लिया जाए तो फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक बेटा। इसके बाहर जो फ्लूइड है उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है। और इनसाइड क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं अपने इसके अंदर। सेल के जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप आओगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल है। फिर सेल के अंदर तो बेटा ढेर सारे पार्ट्स नहीं हैं अपने। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे ना, फॉस्फोलिपिड की बनी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा, सर्व सेवरल आर्टिकल्स रोल्स, क्या है, प्रोटेक्शन एंड एक्टिंग एज अ बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल, मतलब प्रोटेक्शन एंड एक्टिंग एज बैरियर, सेल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता रहेगा सेल, सेलेक्टिव परमेबल है, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड एक्टिंग एज बैरियर, मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। फॉर्मिंग सेल जंक्शन कौन बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। अब चाहे वो टाइट जंक्शन हो, चाहे गैप जंक्शन हो, चाहे एडेयरिंग जंक्शन हो, ठीक है। फिर बात किया जाए सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, विच कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव द सेल। सेलेक्टिव परमेबल यानी कि क्या आना है और क्या नहीं आना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि सेल के अंदर क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ नहीं आनी है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का भी यही काम करता है, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपने जो भी बात कर लिया जाए कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लिया जाए या सेल मेम्ब्रेन की बात कर लिया जाए, तो एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव में कोई भी चीज़ लो टू हाई जाती है, ठीक है, एटीपी का एनर्जी का यूज होता है। और हाई टू लो जो होता है वो अपना पैसिव होता है, उसमें कोई भी एटीपी की यूज नहीं होती है, जैसे डिफ्यूज़न है, ऑस्मोसिस है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अपना करता है। आयन चैनल होते हैं, फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। और अपने जब 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, तब जाके एक एटीपी यूटिलाइज्ड होती है। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जैसे आएंगे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम के जैसे अंदर पहुंचे, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट एंट्री जैसे ही आपकी आ गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की बात कर लें तो साइटोप्लाज्म क्या है, द साइटोप्लाज्म इज ऑल द मटेरियल विद इन द सेल इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, बाकी सेल्स जो इनक्लोज करते हैं कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। अब बात किया जाए 2 मेन पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, एक होता है साइटोसॉल और दूसरा होता है ऑर्गेनल्स। साइटोसॉल की बात कर लें तो साइटोसॉल क्या होता है, दिस इज द फ्लूइड और जेल लाइक पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट कंसिस्ट ऑफ 75 to 90%। साइटोसॉल कितना होता है, आप कंफ्यूज मत होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें हैं, पहला है साइटोसॉल, दूसरा है ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल में साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में 2 मेन कंपोनेंट हैं, साइटोसॉल और ऑर्गेनल्स। तो साइटोसॉल क्या है, दिस इज द फ्लूइड और जेल लाइक पोर्शन of the cytoplasm. It consists of 75 to 90% water along with ions, amino acid और proteins, लिपिड, एटीपी, वेस्ट प्रोडक्ट। तो 75 to 90% तो इसमें सिर्फ वाटर है साइटोसोल में, ठीक है। अलॉन्ग विथ आयंस, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स, लिपिड हैं, एटीपी हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ऑर्गेनल्स की बात कर लें तो ऑर्गेनल्स क्या है, लिटिल ऑर्गन, क्या बोला गया है, लिटिल ऑर्गन विद इन द सेल, लिटिल ऑर्गन विद इन द जो सेल हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनल्स। और इनका देखो, दीज आर लिटिल ऑर्गन्स विद इन द सेल, द प्रोग्राम या परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म क्या करते हैं बेटा, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। परफॉर्म
स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक, ऑर्गेनल्स की बात कर लें तो ऑर्गेनल्स क्या हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया सेल्स के अंदर जो भी छोटे छोटे लिटिल ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ढेर सारे ऑर्गेनल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या है, ऑर्गेनल है। क्या है, ऑर्गेनल है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की, इट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे ने किया, इन 1955 में किया। ठीक है। दीज आर टेनी ग्रेन्यूल्स मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। देयर मेन जॉब इज सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म, फ्री पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, बनाते हैं प्रोटीन, मेक प्रोटीन फॉर यूज्ड विद इन द सेल, अपने सेल के लिए बनाते हैं। वाइल दोज अटैच्ड विथ टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच्ड हैं आर न्यूक्लियर इन्वेलप से मेक प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, मतलब एक्सपोर्ट का भी काम कर रहे हैं, अपने लिए भी बना रहे हैं। अपने सेल के लिए तो बना ही रहे हैं और बॉडी में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। अब बात कर लिया जाए तो हम लोगों में जो होते हैं, यूकैरियोट्स में जो होते हैं 80s राइबोसोम होते हैं और प्रोकैरियोट्स में 70s होते हैं। ठीक है। तो 60 और 40s का कॉम्बिनेशन होता है। लार्जर सब यूनिट 60s होती है, स्मॉलर सब यूनिट 40s होती है। ठीक है। 340 एंगस्ट्रॉन और 224 एंगस्ट्रॉन होती हैं। ठीक है। अब बात कर लिया जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये भी ऑर्गेनल्स हैं। क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। तो इट ट्रांसपोर्ट, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था अपना, दो था ना, याद करो, यहाँ पे बताया था ना, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम है। ये डॉट देख रहे हो ना, डॉट, जिसमें डॉट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें नहीं है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ interconnected membranous canals with the cytoplasm. There are two main endoplasmic reticulum, smooth और रफ। तो स्मूथ क्या बनाते हैं, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल लाइक होते हैं राइबोसोम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ये देखो बेटा, इसमें डॉट डॉट है ना, ये क्या है, राइबोसोम है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें नहीं है ना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद में है गोल्जी अपैरेटस। सेल ऑर्गेनल्स ये भी हैं, लिटिल ऑर्गेनल्स, ढेर सारे ऑर्गेनल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। गोल्जी अपैरेटस की बात करें तो इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी अपैरेटस को क्या बोला जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। दिस ऑर्गेनल्स कंसिस्ट ऑफ स्टैक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस sac. It is larger in cells that synthesize and export proteins. प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी अपैरेटस। तो क्या होती हैं, जो भी अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ आ जाती हैं, गोल्जी अपैरेटस पे आ जाती हैं, जो प्रोटीन है। ठीक, वेयर दे पैकेज्ड इनटू वेसाइकल्स। ये फ्लैटेंड सैक देख रहे हो बेटा, ठीक है, ये गोल्जी अपैरेटस हैं, ये वेसाइकल्स हैं, वेसाइकल्स हैं, यही टूट टूट के बन जाती हैं अपनी वेसाइकल्स, जो गोल्जी अपैरेटस हैं। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी apparatus where they packed into vesicle stored then exported from the cell when needed। अब जब भी बॉडी को नीड पड़ेगी प्रोटीन की तो ये ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर करके रखे हैं, उसको भेज देंगे गोल्जी apparatus। ठीक, फिर बात कर लें लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। लिक्विड लेयर होते हैं, मेम्ब्रेनस ट्रांसपोर्ट होते हैं, सुसाइडल बैग बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। और पता है लाइसोसोम में 30 प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर देखे जा सकते हैं, जिसमें से एक है गाउचर डिजीज। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर है सेल का, क्या है भाई, कंट्रोल सेंटर। मतलब यानी कि बीचों बीच में, ये देख लो न्यूक्लियस पाएगा, क्या पाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, कंट्रोल सेंटर। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द सेल कंट्रोल सेंटर। इट लार्जेस्ट ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एज एनवेलप। इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल टू सेल। मतलब सेल टू सेल क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। मतलब ऐसे भी बोल सकते हो, पेरेंट्स टू प्रोजेनी भी बोल सकते हो। ठीक है, नियरली एवरी सेल इन द बॉडी हैज अ न्यूक्लियस। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मैच्योर रेड ब्लड सेल। मैंने जब ब्लड पढ़ाया है तो आपको बताया है कि जो भी रेड ब्लड होती हैं उनमें जब तक इमैच्योर होते हैं ब्लड तब तक न्यूक्लियस पाया जाता है, और जैसे ही मैच्योर होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कुछ सेल्स हैं जिनमें
मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सम सेल्स लाइक स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स सेल हैव मल्टीप्लस न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियस मतलब बहुत सारी न्यूक्लियस होती हैं। कहाँ पे? स्केलेटल मसल्स में। इट कंटेन्स द बॉडी जेनेटिक मटेरियल, क्या रखते हैं बेटा? ये जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, डीएनए इन द फॉर्म ऑफ 46 क्रोमोसोम, ठीक है, विच डायरेक्ट ऑल ऑफ द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो ना, क्रिस्टी होती हैं जो फोल्ड होती हैं, मैट्रिक्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, डीएनए है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस ऑफ सेल खूब पढ़े हो, जिंदगी भर पढ़ो भाई पावर हाउस ऑफ सेल, पढ़ो ना लायक, इसमें ज़्यादा पढ़ो, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं एटीपी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन करवा रहा है, ठीक। दिस प्रोसेस मेक्स द केमिकल एनर्जी, क्या बना रहा है? केमिकल एनर्जी अवेलेबल टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी का प्रोडक्शन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को, ठीक। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज मोस्ट इफिशियंट ड्यूरिंग फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है, तो कौन काम करता है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। किसके? सेल की बात हो रही है, ठीक। फंक्शन की बात कर लें तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का काम कर रहा है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का काम कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल भी चला रहा है, प्रमोट कर रहा है द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड मल्टीप्लिकेशन का भी काम कर रहा है, डिटॉक्सीफाई कर रहा है अमोनिया को इन द लीवर, लीवर में, लीवर की सेल में कर रहा है, सेल में भी कर रहा है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो अपने वेरियस हार्मोन्स हैं, ब्लड हैं, और टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, और एपोप्टोसिस का भी काम ये देखते हैं, और प्रोग्राम सेल डेथ भी कराते हैं, ठीक है। उसी को एपोप्टोसिस बोला जाता है। कौन कराते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में अपना नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं हम लोग। थक गए होगे ना? कोई बात नहीं, थकना मना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है, और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो काम चल नहीं पाएगा, इसीलिए अभी जग के मेहनत करना है, फिर बाद में रेस्ट कर लेना 2-4 दिन। किसने रोका है? अब बात करते हैं सेक्शन सी की बेटा। किसकी बात करते हैं? सेक्शन सी की। आउटलाइन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट बर्ड की बात करते हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड क्या होते हैं? इसमें पेपलरी होती हैं, फंजी फॉर्म होते हैं, फिली फॉर्म होते हैं, सरकमवैलेट होते हैं, ढेर सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे सिंपली सा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, ज़्यादा तुमको खुद से पढ़ना है, ठीक। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, प्रेजेंट होता है ह्यूमन में। अब ये सेंसरी ऑर्गन भी है, तुम्हें भी कुछ बुद्धि लगाना है, सारी बुद्धि हम ही नहीं लगाएंगे, ठीक। क्या है? इट इज कवर्ड बाई अ मॉइस्ट, ठीक है, पिंक टिश्यू होती है जिसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। टंग क्या करती हैं? स्पीकिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। पैपिले प्रेजेंट होते हैं, पैपिले ही टेस्ट बर्ड, ठीक, प्रेजेंट ऑन द टंग, गिव इट अ रफ टेक्सचर, रफ टेक्सचर देते हैं। इट कवर्ड बाई अ नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है। लोकेशन बात कर लें तो टंग क्या है? मोबाइल ऑर्गन है, सिचुएटेड विद इन द माउथ है। टेस्ट बर्ड्स की बात कर लें तो स्वीट जो होता है सबसे टिप पे अपने जो मिलता है वो क्या मिलता है? स्वीट टेस्ट मिलता है। फिर उसके बाद साइड में साल्टी, फिर सावर, और फिर बिटर, यहाँ पे बिटर मिलता है, ठीक। स्वीट टिप पे है, साइड फ्रंट है, ठीक है, सॉर साइड है, और बिटर क्या है? फ्रंट है, यहाँ पे, ठीक, बिटर। फंक्शन ऑफ टंग की बात कर लें तो ये ऑर्गन ऑफ टेस्ट है, इसमें गस्टेटरी सेल्स पाई जाती हैं। टंग सेंसेशन का काम करता है, सेंसेशन यानी टेस्ट का, स्वीट, साल्टी, सावर, बिटर, ठीक। सोलोइंग में, खाना आप जब खाते हैं तो उसको निगलने में हेल्प करता है, फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है, सलाइवा को सिक्रीट करता है, और जो तुम्हारा लिप होता है उसको साफ करने में काम करता है, और मेस्टिकेशन में जो है नर्व सप्लाई जो होती है, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस। फिर डिसऑर्डर की बात कर लें तो एग्लोसिया होता है, हाइपोग्लोसिया होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में लिखनी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट बर्ड्स में। अब टेस्ट बर्ड्स फंजी फार्म, फिली फार्म, सरकमवैलेट, ये सब ढेर सारी होती हैं, ठीक है। ये सब आप अच्छे से लिखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको भी 3 पेज में लिखना है,
ठीक है, मैंने समझाने के लिए सिर्फ बताया। नेक्स्ट है एक्सेस द वेरियस वेव्स एंड सेगमेंट इंटरवल्स इन ईसीजी। अब ईसीजी होता है, ठीक है, क्या होता है, पी क्यू आर एस टी वेव होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट रेट और हार्ट बीट में जो होता है अपना ईसीजी देता है। इट इज़ सिंपली टू द रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट बीट एंड रिदम। द डिवाइस मशीन विच इज यूज टू मेजर हार्ट बीट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो बेटा, स्मॉल डिफ्लेक्शन जो होता है स्मॉल, ठीक है, उसको बोलते हैं पी वेव, क्यू आर एस है, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स वेव बोलते हैं। और फिर क्या है, टी है। तो पी में क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, क्यू आर एस में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, और टी में क्या होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है। पी क्यू आर एस टी। ठीक है, पी वेव क्या करता है बेटा, सुन लो जल्दी जल्दी। इट इज अ स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑन ईसीजी। स्मॉल डिफ्लेक्शन यानी कि जो पहला वाला वेव उठता है उसको क्या बोलते हैं, पी वेव। ठीक, ये इट स्टार्ट व्हेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड बाय एसए नोड। एसए नोड जब जाता है, एसए नोड साइनोइट्रल नोड बोलते हैं, यहीं से कंडक्शन होता है। ठीक है, नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं इसको, नेचुरल पेसमेकर एसए नोड होता है हार्ट में। ठीक, फिर उसके बाद में अगर बात कर लिया जाए, दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टिमुलेट द एट्रिया फ्रॉम द पी वेव नोन एज एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो एसए नोड पे जनरेट होता है स्टिमुलेट करता है एट्रिया को, एंड फॉर्म द पी वेव मिलता है, इसको एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है, दिस इम्पल्स एक्टिवेट्स द मेन पंपिंग ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट दैट इज वेंट्रिकल। सबको पता है 4 चैम्बर होते हैं ना बेटा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, एंड प्रोड्यूसेस द लार्ज अप डाउन वेव इन मिडिल लाइन ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नोन एज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव क्या करता है, रीपोलराइजेशन करता है। क्या करता है, रीपोलराइजेशन। इट इज डोम शिफ्ट वार्ड डिफ्लेक्शन ऑन ईसीजी। इट इज द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर व्हेन इम्पल्स रिवर्स ओवर द वेंट्रिकल ट्रबल बैक्स नोन एज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। मतलब जो भी अपना स्मॉल पहले बेटा क्या हुआ, स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, फिर क्यू आर एस गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर अपना आगे चल के एक ऐसे ही स्मॉल वेव फिर जो है नॉर्मल, मतलब ऐसे ही वेव अपनी चलती रहती कंटिन्यूअस सेम। ठीक, फॉर नॉर्मल हार्ट बीट की बात कर लें, रेगुलर पैटर्न ऑफ पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, इट टेक्स अबाउट 0.8 सेकेंड फॉर इंटायर ईसीजी साइकिल। जितनी भी इंटायर ईसीजी साइकिल होती है अपनी एक ईच वेंट्रिकल की 0.8 सेकेंड की होती है, मतलब 0.8 सेकेंड इसमें लगता है पूरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है बेटा, भाई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी। ठीक, मूवमेंट सब्सटेंस इनटू द सेल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल, दिस अकर व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप पार्टिकल्स आर लिक्विड, इंक्लूड मे बी मेनी टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। जैसे फैगोसाइटोसिस है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब किसी सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ कर ले, द सेल टेक्स इन द पार्टिकुलर मैटर सेलेटिंग। ठीक है, पिनोसाइटोसिस में सेल क्या करती है, फ्लूइड के फॉर्म में, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको इंगल्फ कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल होगा, पिनोसाइटोसिस में फ्लूइड होगा, लिक्विड पार्ट होगा। रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या होगा, जो भी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है वो बाइंडिंग करेगा रिसेप्टर के साथ में, जैसे मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल। ये देखो, फैगोसाइटोसिस सॉलिड पार्टिकल है, सेल ने क्या किया, साइटोप्लाज्म ने उसको अपना ऐसे ही फॉर्म में इंगल्फ कर लिया, फैगोसाइटोसिस हो गया। पिनोसाइटोसिस जो भी फ्लूइड था, साइटोप्लाज्म ने क्या किया, उसको ड्रिंक कर लिया। फिर साइटोप्लाज्म रिसेप्टर मीडिएटेड है, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स पाए ही जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यहाँ पे मैं बताया हूँ ना बच्चे, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है अपना, ये दिखा देते हैं एक बार, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, ये चैनल देख रहे हो ना, चैनल प्रोटीन जो होती हैं इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। तो ये सब जो हो रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पूरा करवा रहा है। एक एंडोसाइटोसिस, अगर कोई पूछे सॉलिड पार्टिकल का तो फैगोसाइटोसिस, और फ्लूइड का, लिक्विड का पिनोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड क्या होते हैं, रिसेप्टर के थ्रू एंट्री करते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो गया, वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा और अच्छे से देख लीजिएगा।
एनालाइज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बहुत सिंपल सा है बेटा, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इनको बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर। क्या बोलते हैं? ब्लड वेस्कुलर। इन्हीं के थ्रू तो ब्लड फ्लो होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। अब कोई भी पूछे आर्टरीज, तो आर्टरीज क्या होती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कैसे करती हैं बच्चे? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन है ब्लड में, ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ बेटा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है। और ये जो भी चीज़ें हैं ब्लड में अपने एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होता है। तो प्लाज्मा में अपने गैसेस आ जाते हैं, हार्मोन आ जाते हैं, ठीक है, वेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर वही एक्सक्रीशन के थ्रू क्या होता है कि किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन ब्लड अपना कैरी करने का बात हो रहा है कि ब्लड ले के कौन जा रहा है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो अगर कोई पूछेगा बेटा कि ऑर्गन टू हार्ट और हार्ट टू ऑर्गन, जैसे हार्ट में खून है, ठीक है, ब्लड है, तो वो हर एक ऑर्गन को सप्लाई जाएगा। और हाई ब्लड फ्लो कहाँ कहाँ होता है? ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ठीक है। मतलब इन सब जगहों पे क्या होता है? हाई ब्लड फ्लो होता है। अब आर्टरीज क्या क्या होता है? इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, मतलब हृदय से पूरे ऑर्गन्स में जाता है। अब ऑर्गन्स में किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम ना बोलो, ऑर्गन्स में स्टमक बोल लो, इंटेस्टाइन बोल लो, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम होता है तब बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं ना। बॉडी पार्ट्स में सिर्फ ऑर्गन आएंगे यहाँ पे। सिस्टम मतलब ढेर सारे ऑर्गन मिलके या 3-4 ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन्स की बात हो रही। तो इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, हार्ट से मान लो लीवर को चला गया, लंग्स को चला गया, ठीक है, किडनी को चला गया, तो जो ले के गया उसको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? ऑल द आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ठीक है। ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर एंड स्पीड, द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड टफ। आर्टरी की बात हो रही है। ल्यूमेन इज स्मॉल इन आर्टरी, सेमिलुनल वॉल्व्स आर absent। तो कोई पूछे आर्टरी क्या होती है तो आर्टरी बता देना। हिंदी में बोलते हैं धमनी और वेन्स को बोलते हैं सिराएं। लेकिन धमनी क्या करती है? धमनी जो होती है अपनी हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड ले जाती है। कौन सा ब्लड ले जाती है? ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन सा नहीं ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज। कोई पूछे ब्लड फ्लो विद इन हाई प्रेशर एंड स्पीड, कहाँ होता है? हाई प्रेशर और स्पीड कहाँ होता है? खून कहाँ बहता है? तो आर्टरी में बहता है। कहाँ बहता है? आर्टरी में बहता है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक होती हैं और टफ होती हैं। ल्यूमेन कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं आर्टरी में। सेमिलुनर वॉल्व्स absent होती हैं। फिर बात कर लिया जाए वेन्स का, तो वेन्स में जस्ट बेटा उल्टा हो जाएगा। ये हार्ट टू ऑर्गन था ना, अब वेन्स में ऑर्गन टू हार्ट हो जाएगा। इट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जितने भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन किससे जुड़ा हुआ है? लंग से, इसीलिए लंग से वो ऑक्सीजन लेके आता है, ठीक। ब्लड पल्मोनरी वेन, ब्लड फ्लो विद लो प्रेशर एंड स्पीड, मतलब आर्टरी में हाई प्रेशर में फ्लो होता है, वेन्स में लो प्रेशर और स्पीड में होता है। वॉल ऑफ वेन कैसी होती हैं? थिन होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ये कैसी थी? थिक और टफ थी, ठीक है। ल्यूमेन इज लार्ज इन वेन्स, यहाँ पे ल्यूमेन कैसी थी? स्मॉल थी, ठीक है। सेमिनल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। और यहाँ पे कोई भी सेमिलुनर वॉल्व्स नहीं है जो कि प्रिवेंट करें बैक फ्लो को। कैपिलरीज की बात कर लें तो कैपिलरीज क्या होती हैं बेटा? आर्टरीज और वेन्स को लिंक करती हैं। जैसे मान लो इस साइड से आर्टरी थी अपनी, इस साइड में क्या है? वेन है, तो इसमें जो भी टिश्यू हैं उनको क्या बोलते हैं? कैपिलरी। लिंक आर्टरी टू द वेन आल्सो कॉल्ड टिश्यू। First part of capillary contain oxygenated blood and last part carry deoxygenated blood. Blood pressure is slow and falling, ठीक है। कैपिलरी में द वॉल ऑफ कैपिलरी आर एक्सट्रीमली थिन, ल्यूमेन इज स्मॉल इन कैपिलरी, सेमिलुनर वॉल्व्स आर absent. एओर्टा, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। वेना कावा क्या है? इट इज द लार्जेस्ट वेन, ठीक है। एग्जामिन, अब ये पार्ट हो गया अपना।
फिर बात कर लेते हैं बेटा। एक्सप्लेन द ये एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स की बात कर लें। ठीक, तो लॉन्ग बोन्स क्या होते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि जो भी अपनी फीमर है और ह्यूमरस है वो किस में आती हैं? लॉन्ग बोन्स में आती हैं। तो इनका डायग्राम बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऊपर वाला रीजन जो होता है हेड होता है, ठीक है। इस वाले रीजन को शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट। ये यहाँ से अगर यहाँ तक पूरी रीजन को बोल दिया जाए तो शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें कॉम्पैक्ट बोन होती हैं, मीडियल बॉर्डर होता है, ठीक है। मेडुलरी कैनाल होता है, एब्डक्ट ट्यूबरकुलाई होता है, ठीक। फिर लेटरल बॉर्डर होता है, ग्रेटर ट्रोपनेटर होता है। ऊपर वाले रीजन को एपिफाइसिस बोलते हैं, बीच वाले को डायाफाइसिस, देखो शाफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सबसे लोअर वाले पार्ट को एपिफाइसिस बोलते हैं। तो ये लॉन्ग बोन्स की बात हो गई, ठीक है बेटा। तो इतना हम लोग कवर किए हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का और स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, तो ये और भी ईयर के पेपर में आया हुआ है। तो जब दूसरा पेपर सॉल्व कराएंगे तो उसके साथ साथ ये वाला 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बच्चों कैसा लगा वीडियो? ठीक है, उसको बताइएगा और इसको कई बार सुनिएगा। जब आप सुनेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी दिक्कतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और हम लोग इसको अच्छे से अपना रिवाइज करते रहेंगे। और कैसा लगा बेटा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा प्यार दिखाइए हैं। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, गुड नाइट।